Hello, my dear students. So, we are back with the lecture 2 of chapter 6 Role of the Police and Courts. लास्ट हमने पढ़ा था FIR के कंटेंट्स क्या होते हैं. उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर by any chance if a police officer refuses to file an FIR, then what can we do in such situation. So refusal to register an FIR. अगर ऐसा कोई केस होता है जब FIR can be registered either as a written statement और verbal statement of complainant. ये हमने पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि FIR या तो रिटन स्टेटमेंट के फॉर्म में रजिस्टर की जा सकती है या फिर वर्बली भी FIR रजिस्टर की जा सकती है. It is later reduced in writing by the police officer and is signed by the complainant. Later क्या कर लिया जाता है, उसको रिड्यूस कर लिया जाता है इन राइटिंग. अगर वो ऑन कॉल रिकॉर्ड की गई है तो उसे रिटन में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उस पर कंप्लेनेंट मतलब जो कंप्लेन कर रहा है उसके साइन करवाए जाते हैं. If the complaint does not disclose any offence or discloses only a non-cognizable offence, then an FIR cannot be registered. ये हमने पहले भी पढ़ा है. FIR तभी रजिस्टर होती है जब ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है, सीवियर होता है. ठीक है, तो अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर जो कंप्लेंट कर रहा है उसने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करा है कोई भी ऑफेंस, सिर्फ FIR लिखवा रहा है, तो उस केस में भी FIR नहीं लिखवाई जाती. बट अगर इनमें से कोई भी केस नहीं है और पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देता है FIR लिखने के लिए, देन अगर ऐसे केस में कंप्लेंट कैन बी सेंड टू द हायर रैंकिंग ऑफिसर. हायर रैंकिंग ऑफिसर के पास कंप्लेंट सेंड की जा सकती, सच एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विच इज़ SP, डेप्यूटी इंस्पेक्टर DGP और द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP. इन हायर अथॉरिटीज़ के पास कंप्लेंट सेंड की जा सकती है. Plus, the complaint may also be given directly to the judicial magistrate who can direct the police to investigate the case. जुडिशियल मजिस्ट्रेट को के पास भी डायरेक्टली कंप्लेंट सेंड की जा सकती है जो कि डायरेक्ट करेंगे फिर पुलिस को केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए. इसके अलावा हम इसकी जो वेबसाइट है, एक वेबसाइट दी हुई है फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC की वेबसाइट है विच इज़ http://nhrc.nic.in. उस पर जाके आप अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड द पुलिस रिफ्यूज़ कर देती है FIR रजिस्टर करने के लिए, तो NHRC की वेबसाइट पे भी आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, किसे, कंप्लेंट को. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स ऑन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शंस हैं इस टॉपिक पे. द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इफ एन FIR इज नॉट रजिस्टर्ड बाय इन अ टाइमली मैनर देन द कंप्लेनेंट में अप्रोच द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट्स. अगर FIR टाइम पे रजिस्टर नहीं की जाती है तो कंप्लेनेंट जो उनके कंसर्न मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके पास जा सकता है. कंप्लेनेंट को एक पिटिशन फाइल करना होता है टू गिव द डायरेक्शन टू द पुलिस टू रजिस्टर द केस इमीडिएटली अपॉन रिसीट. कंप्लेनेंट को एक पिटिशन फाइल करना होता है जिसमें ये मेंशन होता है, उसमें वो डायरेक्शन देता है पुलिस को कि वो रजिस्टर करें केस को डायरेक्टली अपॉन द रिसीट. इन केस FIR रजिस्टर नहीं होती है और स्टेप्स आर नॉट टेकन बाय द पुलिस और पुलिस कोई स्टेप्स नहीं लेती है, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो इनिशिएट कर सकता है, एक प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है. ठीक है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग. कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्या चीज़ है? इट इज़ द एक्शन टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू ओबे एन ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट. कोर्ट कोई ऑर्डर अगर देता है और कोई पर्सन उस ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर देता है तो उसके अगेंस्ट जो स्टेप लिया जाता है उसे कहा गया है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग. तो अगर FIR फिर भी रजिस्टर्ड नहीं होती है तो फिर मजिस्ट्रेट एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट. ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन है. द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सच ऑफिसर्स विच में लीड टू देयर सस्पेंशन. फिर उसके बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ अपनी प्रोसीडिंग चालू कर सकती है उस पर्सन के अगेंस्ट जिससे उस पर्सन का सस्पेंशन भी हो सकता है. इसी के साथ आ जाता है कोर्ट्स का क्या रोल होता है अगर कोई केस आता है तो. Criminal justice system in our country consists of police, the judiciary, the prosecution division and the prison or correctional departments. हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस होती है, जुडिशरी है,
प्रोसिक्यूशन डिवीजन है और प्रिजन और करेक्शनल डिपार्टमेंट आता है। पूरी पुलिस को हम इंटरेस्ट करते हैं विद द जॉब ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम एंड कलेक्टिंग इनफ एविडेंस एंड विटनेसेस टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ लॉ। पुलिस पे हम भरोसा करते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी किसी भी केस को और इनफ विटनेसेस और एविडेंस कलेक्ट करेगी ताकि किसी भी पर्सन को आप लॉ के सामने पूरी तरह से प्रेजेंट किया जा सके, उसकी जो गलती है वो बताई जा सके। पुलिस जो होती है वो रिपोर्ट सबमिट करती है टू द कोर्ट्स आफ्टर विच द कोर्ट्स डिसाइड वेदर द अक्यूज शुड बी प्रोसिक्यूटेड और नॉट। पुलिस ये पूरी रिपोर्ट बना के कोर्ट के सामने प्रेजेंट करती है, फिर कोर्ट डिसाइड करते हैं कि उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए या नहीं। स्टेट गवर्नमेंट फिर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करता है टू प्रोसिक्यूट द केस इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और हायर कोर्ट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक प्रोसिक्यूटर ऑपरेट करता है उस पर्सन के लिए जो कि अरेस्टेड है। फिर उस केस में हाई कोर्ट में या दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में जब वो केस जाता है तो उसके लिए प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट। आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशंस चार्जशीट आर फाइल्ड इन कंसर्न्ड कोर्ट्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कोर्ट। फिर कोर्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चार्जशीट फाइल की जाती है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है ये एक लॉ ऑफिसर होता है हु कंडक्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और इन पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो लॉ ऑफिसर होता है जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करता है, मतलब क्रिमिनल केसेस को लड़ता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनके इंटरेस्ट में। रोल ऑफ आइडियल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आइडियल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको स्टेट अपॉइंट करता है एंड ही और शी कंडक्ट्स प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। स्टेट के बिहाफ पे स्टेट की जगह वो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है। ही और शी मस्ट प्रेजेंट अ ट्रूथफुल पिक्चर बिफोर द कोर्ट। वो ट्रूथफुल होना चाहिए वो पर्सन। वो ही शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द ट्रायल जज। ट्रायल जज के जो डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो एक क्रिटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी इन criminal justice. It is his or her duty to present complete and material facts, witnesses and evidences before the court to enable the court to reach a conclusion. वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, विटनेसेस हैं, एविडेंस हैं वो कंप्लीट प्रेजेंट करें जज के सामने, कोर्ट के सामने, ताकि कोर्ट जो है वो एक कंक्लूजन तक पहुंच सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो ड्यूटीज़ होती है दैट बिगिन आफ्टर द पुलिस फाइल द चार्जशीट। जैसे ही पुलिस चार्जशीट फाइल करती है उसके बाद प्रोसिक्यूटर की जॉब चालू होती है। ही और शी में असिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस बाय ऑब्टेनिंग नेसेसरी वारंट्स। वो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में असिस्ट करते हैं बाय ऑब्टेनिंग नेसेसरी वारंट्स की ज़रूरत होती है उनको ताकि वो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। Prosecutor is also required to assist the court in arriving at judicious sentencing of the accused by arguing with the defense. जो prosecutor होता है उसको कोर्ट को भी असिस्ट करना होता है जब in arriving at a judicious sentencing, जब judicious sentencing हो रही होती है तो उसमें कोर्ट को असिस्ट करना होता है the accused by arguing with the डिफेंस के साथ आर्ग्यू करना होता है और कोर्ट का साथ देना होता है, स्टेट गवर्नमेंट के कोर्ट का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं? तो जो पर्सन जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है, ही और शी शुड हैव बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 years। वो पर्सन एडवोकेट होना चाहिए 7 years तक, उसके बाद ही वो पब्लिक या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। जो अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट होता है तो उसके लिए अ पर्सन मस्ट हैव बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के केस में 10 years का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। अगर कोई पर्सन ये कंडीशंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो अपॉइंट कर दिया जाता है विद द अग्रीमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस के अग्रीमेंट पे उसको फिर अपॉइंट कर दिया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो कोर्ट्स में जज होते हैं वो सारे विटनेसेस को सुनते हैं
जो भी उनके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, और उनके सामने ही सारे एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं प्रोसिक्यूशन द्वारा। प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट्स ऑल द एविडेंसेस एंड विटनेसेस बिफोर द जज इन द कोर्ट। इस सभी के बेसिस पे जो लॉ है एंड द कोर्ट ट्रायल, द जज देन डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और इनोसेंट। फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि जो अक्यूज्ड है, जिस पे इल्ज़ाम लगा है, वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है। अगर अक्यूज्ड गिल्टी माना जाता है तो जज अपना सेंटेंस सुना देता है, मतलब अपना फैसला सुना देता है। जज प्रोनाउंसेस सेंटेंस, मतलब कि जज अपना फैसला सुना देता है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ डिपेंडिंग ऑन द केस। वो उस पर्सन को जेल भेज सकता है या फिर फाइन लगा सकता है, या फिर दोनों चीज़ें, डिपेंड करता है केस किस तरह का है और उसका ऑफेंस कितना सीवियर है। अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जैसे ही कोई पर्सन अरेस्ट होता है, इट इज़ द कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। फिर जैसे ही पर्सन कोई अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि जो भी इंडिविजुअल जिस पे चार्जेस लगे हैं क्राइम के, उसको फेयर ट्रायल दिया जाना चाहिए। तो अब फेयर ट्रायल क्या होता है? तो फेयर ट्रायल इज इंटरेस्टेड बाय आर्टिकल 21। एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, उसके अंडर आता है फेयर ट्रायल कंडीशन। उसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच स्टेट्स दैट, आर्टिकल 21 जो है उसकी हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 की हेडिंग क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसमें ये मेंशन है, इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और his life or personal liberty except according to procedure established by law। इसका मीनिंग ये है कि किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से दूर नहीं रखा जाता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बस अगर लॉ में ये चीज़ प्रोसीजर एस्टेब्लिश है तो वो उसे फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकता ऐसा कुछ करने को। This means that every citizen, irrespective of his or her class, caste, gender and religious or ideological background, gets a fair trial when accused। इसी वजह से हर पर्सन, उसकी चाहे कोई भी क्लास, कास्ट, जेंडर या रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड हो, पर उसे फेयर ट्रायल का चांस मिलता है जब उसे अक्यूज किया जाता है। फेयर ट्रायल की ओरिजिनल डेफिनेशन यहाँ से चालू होती है। A fair trial gives the accused the right to defend himself or herself in the court। फेयर ट्रायल अक्यूज्ड को राइट देता है कि वो अपने आप को कोर्ट में डिफेंड कर सके। अगर अक्यूज्ड ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो लॉयर अफोर्ड कर सके, तो फिर उसको स्टेट प्रोवाइड करती है लॉयर, स्टेट के खुद के एक्सपेंसेस पे। और ये किसके अंडर आता है? आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A के अंडर आता है कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन अपने लिए लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकने का मतलब है कि वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो लॉयर की पेमेंट कर सके खुद को बचाने के लिए, देन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉयर अपॉइंट करती है उस पर्सन के लिए खुद के एक्सपेंसेस पे। द जज नीड्स टू रिमेन इम्पार्शियल एंड डिसाइड केसेस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस सबमिटेड इन द कोर्ट। जज के लिए बस ये एक स्पेशल पॉइंट है, जज को इम्पार्शियल रहना ज़रूरी है ताकि वो केसेस अच्छे से डिसाइड करे, और इम्पार्शियल रह के जज को केस डिसाइड करने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सबमिटेड इन द कोर्ट। जो एविडेंस सबमिट किए जाते हैं कोर्ट में, उसके बेसिस पे ही उसे केस का फैसला लेना चाहिए और केसेस को डिसाइड करना चाहिए, केस को प्रोसीड किया जाना चाहिए या नहीं। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें हमने पुलिस ऑफिसर्स के रोल के बारे में पढ़ा, उनकी हायरार्की पढ़ी, उसके अलावा हमने एफआईआर पढ़ी, कोर्ट के बारे में पढ़ा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पढ़ा, इन सभी के रोल्स के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में मेंशन है ताकि आप इस सिस्टम से कंफर्टेबल हो सके और इसके बारे में जान सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।